इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले सभी सम्माननीय सदस्यगण, शेयर होल्डर्स, अतिथियों एवं हमारे समस्त सहयोगियों का इस चतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। पिछला वर्ष 2020-21 जिसकी समीक्षा करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं, मानव जाति के इतिहास में विगत 100 वर्षों में सबसे कष्टकारी और असहज रहा है। जब हम सभी लोग अपने अस्तित्व की सुरक्षा करने में लगे रहे, यह उस महान ईश्वर की महती अनुकंपा है कि हम सभी ने न केवल एक व्यक्ति के तौर पर अपने को सुरक्षित किया है, बल्कि एक दूसरे की सहायता और उत्साहवर्धन का एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। और एक बार पुनः उस झंझावत का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है और आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, एक कंपनी के तौर पर भी हमारी यात्रा पर
इस वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ा है, किंतु ईश्वर की कृपा, हमारे साथियों के साहस और उत्साह से हमने इस वातावरण का प्रभाव कम से कम अपनी कार्य क्षमता पर पड़ने दिया है। और वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 में लगातार हमने वृद्धि दर्ज की है और अपनी प्रतिलात्मक हानि मतलब ऑपरेशनल डिफिसिट को कम से कम करते हुए मात्र 7.25 पर रह गए हैं। इस कठिन समय में किसी महान उपलब्धि से कम नहीं है ये। 4 साल में हमने काफ़ी मतलब अपना वो सारे खर्चे वो करके 7.25 पर हम लोग आ गए हैं। अगले साल हम वो भी पूरा कर लेंगे। इस कठिन समय में किसी महान उपलब्धि से कम नहीं है। जिस उत्साह और जिज्ञासा से हमारे सभी कर्मचारी और सहयोगी कार्य कर रहे हैं, उससे मुझे यह आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, बल्कि जैसा कि हमारे मुख्य कार्य अधिकारी श्री विकास चतुर्वेदी जी ने पिछले वर्ष दिसंबर 2020 में हुई वार्षिक सामान्य सभा में घोषणा की थी कि वर्ष 2021-22 में यानी कि इस वित्तीय वर्ष के अंत में हम अगले एजीएम में अपने पहले लाभांश डिविडेंड की घोषणा करेंगे, जो मेरे लिए व्यक्तिगत संतोष और सुख का कारण होगा, क्योंकि आमजन का विश्वास और पारदर्शिता ही इस कंपनी का प्रमुख लक्ष्य प्रारंभ से रहा है और आगे भी रहेगा। मित्रों, इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण विकास की ओर भी मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, आकर्षित करना कहूँगा। यह भी वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे प्रथम NBFC और एक बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्थापना करना, जो हमारे एक पूर्ण बैंक के की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह हम सबके लिए एक महान गर्व का क्षण होगा, जब निजी क्षेत्र के ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एवं HDFC बैंक की तरह बुंदेलखंड का अपना स्वयं का बैंक होगा, जिसके भागीदार आप सभी लोग होंगे। बुंदेलखंड के आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन आमजन मानस के लिए वित्तीय स्वायत्तता की दिशा में यह एक महान कदम होगा। आप सभी लोगों का सहयोग और समर्पण जो आज तक हमारे साथ रहा है, बना रहा है, आगे भी पुष्पित और पल्लवित हो, तभी हम अपने इस महती लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। मैं इस कंपनी के चेयरमैन होने के नाते यह ऑडिट रिपोर्ट आपके विचारार्थ इस सदन में रख रहा हूँ, जिसके सभी प्रमुख अंशों को हमारे CEO श्री विकास चतुर्वेदी जी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आप इसे समझें और अपने बहुमूल्य सुझाव दें, ताकि सभी को पूर्ण सहमति से इस ऑडिट रिपोर्ट को स्वीकार कर भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सूचित किया जा सके। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद, स्वागत, वंदन और अभिनंदन। यहाँ पर आपने अपना जो बहुमूल्य समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। धन्यवाद। इस अवसर पर अपनी बात को कहने के पहले बहुत पुराना गीत मुझे याद आ रहा है, और ये इस अवसर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी फिल्म का है, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, और ये गीत जो लिखा गया था वो प्रदीप ने लिखा था, और ये गीत आज़ादी के बाद भारत की जो स्थिति थी उसमें लिखा गया था। उसमें उन्होंने लिखा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जागृति गम मैं फिल्म का था। ये बड़ा हिट समय गीत था अपने समय का। बात ये है कि ये जो समय है, ये भी कुछ इसी तरह का समय है। पिछले 1.5 साल में जो हम सब ने देखा, और उसके पहले जब ये महामारियां आया करती थी तो वो इतिहास का विषय बन गई थी, और हम सब ने देखा कि कैसे हमारे आसपास, हमारे अपने मोहल्लों में, हमारे अपने परिवारों के लोग प्रताड़ित रहे, और बहुत सारे लोग जिनके बारे में मैं उम्मीद ये करता था कि ये मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, मुझसे ज़्यादा
मतलब हर तरह से वेल बिल्ट है, और वो बेचारे कोरोना के शिकार हुए। किस तरह से लोग पीड़ित रहे, किस तरह से लोग ऑक्सीजन की कमी के लिए लोग जूझते रहे। तो ये बड़ी विकट परिस्थितियां उस दौरान देखी, और पहली बार ये लगा कि जो गीता में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, तो वास्तव में वो चरितार्थ होते हुए थे। हम पढ़ते जरूर थे, हमारे ऋषि मनीषियों ने, भगवान कृष्ण ने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन बस वो पढ़ने की वस्तु रह गई थी, एकेडमिक रह गई थी वो। पर प्रैक्टिकली पहली बार हमने देखा कि वास्तव में जीवन कितना क्षण है। जिस व्यक्ति को 2 दिन पहले हमने स्वस्थ देखा, अच्छा खासा खिलखिलाते हुए देखा, 2 दिन बाद फेसबुक पर जब फोटो देखी तो एकदम मन पूरा काट मार गया जैसे पूरा शरीर कि क्या हो गया। एक हमारे मित्र, एक सरदार जी, बड़े जीवट पत्रकार आपकी बिरादरी के थे, बहुत जीवट व्यक्ति राजू सरदार जी, मतलब आज भी मैं इमेजिन नहीं कर पाता कि वो हमारे बीच में नहीं। ऐसे कितने सारे लोग। तो बड़ी कठिन परिस्थितियों के बीच में चीजों को करना और उस लेवल पर लेना कि जहाँ पर आज हम दोबारा यहाँ इकट्ठे हुए, ईश्वर करे कि ऐसे दिन, ऐसी स्थितियाँ दोबारा ना आए, और ये यात्रा जो चल रही है ये और सफलतापूर्वक चले, इसकी आशा है और विश्वास भी है, और प्रार्थना भी ईश्वर से करते हैं। एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है, और उसके पहले ये हमारी इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट है। असेसमेंट ईयर 21-22 की है, जिसमें 20-21 का पूरा लेखा जोखा रखा गया है। ये सभी लोगों के अवलोकन के लिए, जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो, और जो हमारे अतिथि हैं उन सभी के अवलोकन के लिए ये प्रस्तुत है। वो कभी भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, और इसको समराइज में हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार अकाउंटिंग की चीज़ें होती हैं, लोगों के समझ में नहीं आती या उतना अच्छा नहीं समझ पाते, तो सभी लोगों की समझ में आए ये चीज़ें। इसके लिए ये रिपोर्ट मैंने इसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। उसके पहले कुछ कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको चर्चा करूँगा, और उसके बाद इस प्रेजेंटेशन पे भी अपन आएंगे। और इसके बाद अभी पिछले 6 महीनों में, खासकर ये जो वित्तीय वर्ष अपना 21-22 चल रहा है, जिसके लिए मैंने एक महती लक्ष्य रखा हुआ था कि 21-22 के अंत में हम पहला अपना लाभांश घोषित करेंगे, डिविडेंड घोषित करेंगे। तो ये एक बहुत सेटिस्फाइड चीज होगी हमारे लिए कि पब्लिक लिमिटेड, अपने क्षेत्र की पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, किस तरह से उसने काम किया, और इतने कठिन माहौल में। जबकि एक तरह से देखा जाए, एक अभी मैं एक दिन एक शायद भाई साहब ने मुझे भेजा था, रामकिशोर भाई साहब ने बहुत अच्छे, वो कभी कभी विचार अक्सर भेजते रहते हैं। उन्होंने लिखा कि पहले तो साहब हाथ में गले मिलना जो है वो था, अब तो हाथ मिलाने से हो गया। कि इस तरह से होता कि दूरी इतनी हो गई है कि बहाना था कि पहले गले नहीं मिलते तो हाथ भी नहीं मिला सकते। स्थितियाँ इस तरह की मतलब हो गई हैं। जो भी है, खैर ईश्वर करे ऐसे दिन ना रहें और ऐसे दिन हमें ना देखने को दोबारा मिले। तो ये प्रेजेंटेशन जो है शुरुआत की जाए इसकी, कृपया शुरू करेंगे और एक एक करके थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ग्राफ रहा है किस तरह से रहा है। हमारे गुरुजी जो हमेशा हमें सतत प्रेरणा देते हैं, मन्नत बाबा जी, और जैसे ही जब हमने ये शुरुआत की थी 2017 में, तो वो उद्घाटन के लिए आए हुए थे यहाँ पर, और उन्होंने तब कहा था कि बेटा ये एक ऐसा काम है जो यदि सफल हुआ तो बहुत सारे लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। बस ये है कि उसमें आप जो नियम पहले दिन निर्धारित करो उसमें पूरी तरह से अडिग रहो। तो कोशिश यही है, गुरुजी का मार्गदर्शन सतत हमें मिलता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले उनसे बात हुई जब एजीएम का ये सारा प्रोग्राम तैयार हुआ, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप इसको कार्य को करो। भोपाल में वर्तमान में उनका निवास है, और अभी उनके एक भक्त के फार्म हाउस में एक हनुमान जी प्रकट हुए और स्वप्न देके आए हनुमान जी। तो प्रकट हनुमान जी के नाम से एक मंदिर का निर्माण भी, वो काफी विशाल मंदिर का निर्माण वहाँ कर रहे हैं। कभी छतरपुर आएंगे तो आपसे सभी से मिलाने की कोशिश होगी। उनके बहुत ही विलक्षण व्यक्ति हैं वो, और एमडी थे रेडियोलॉजी, और हनुमान जी की अहतों की कृपा हुई और उन्होंने उस अच्छे खासे कैरियर को छोड़ दिया और आज एक बहुत अच्छे धर्मगुरु। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये हमारे विजन है कि हमने इसको किस तरह से शुरू किया। 2017 में इसकी शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से व्यवस्थित लाइसेंस लेकर, और किस तरह से इसको हमने अपना विजन बनाया। ये सारी बेसिक जानकारी आपके सामने है। ये कुछ रजिस्ट्रेशन है, हमारा पैन नंबर, टेन नंबर, ये सारे किस तरह से हम चीज़ों को करते हैं।
प्रॉपर सिस्टम के साथ हैं। ये हमारे डायरेक्टर हैं श्री अनंतराम चौबे जी, भारतीय स्टेट बैंक के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं और यहाँ पर छतरपुर पूरे जिले में शायद ही कोई ऐसी ब्रांच हो जहाँ पर आपने सेवाएं न दी हो। कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है। अभी जो नई खुली है वो छोड़ दी जाए फिलहाल पिछले 10 वर्षों में। उसके पहले जो पुरानी ब्रांचेस थी सभी में पापा जी किसी न किसी रूप में सेवाएं उन्होंने दी हैं, चाहे वो डेपुटेशन के तौर पर ही क्यों ना गए हो। तो बहुत लंबा अनुभव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनके साथ रहा है और एकमात्र ऐसे अधिकारी रहे कि 2007 में विधिवत सेवानिवृत्ति होने के बाद 4 साल का एक्सटेंशन उनको स्टेट बैंक ने उनकी सर्विसेज को देखते हुए दिया, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में असंभव बात होती है। तो ये बड़ी उनके लिए और हम सब लोगों के लिए सेटिस्फाइंग है कि उनकी सेवाओं को नेशनल लेवल पर सराहा गया। और इवन एक और मजेदार बात ये हुई कि जब वो 64 साल के हुए तो फिर से एक प्रस्ताव भेजा गया उनके रीजनल मैनेजर के द्वारा कि इनको फिर 4 साल का एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि चौबे जी अभी भी फिजिकली बहुत अच्छे, मतलब मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी तरह से है और ये बैंक का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने जो जवाब दिया वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। उन्होंने लिखा, मुंबई से स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस से लेटर आया, उन्होंने लिखा कि और तो चौबे जी इस पेटेंट फाइन, उनको हमें कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उनको कंटिन्यू किया जाएगा तो कई दूसरे लंगड़े लोगों को भी फिर में कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो पॉलिसी बन जाएगी। तो हम पॉलिसी नहीं बनाना चाहते, इसलिए चौबे जी को हम अभी रोकना चाहते हैं। अदरवाइज हमें उनकी सर्विसेज पर नाज है, गर्व है और ऐसे अधिकारी हमेशा मिले, ऐसी अपेक्षा करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज ऐसे कॉर्पोरेट, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी आदमी जुगाड़ लगा के एक्सटेंशन ले लिया करता है, लेकिन कॉर्पोरेट तो इस मामले में वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पर एक्सटेंशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। श्रीमती सुधा चौबे मेरी माता जी सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी सक्रिय रही हैं और आज भी हैं और उनकी सतत प्रेरणा मिलती रही है। उन्हीं की प्रेरणा से आज ये कंपनी का निर्माण हुआ और ये हमें बड़ा कभी-कभी अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है कि हमारे माताजी और पिताजी एक मतलब इतना नैतिक अनुशासन उनका हमारे ऊपर रहा है बचपन से और आज तक कि बहुत ही मतलब कोई भी चीज़ आउट ऑफ द वे जाके हमने कभी की नहीं। अपनी बारी का इंतजार किया, अपने समय का इंतजार किया और जब वो चीज़ पूरी होगी तभी पूरी होगी। उसके लिए कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल आज तक नहीं करी। इसीलिए आज 4 साल इस कंपनी में हम एक एक करके आगे बढ़े हैं और वो हम आपको सारी यात्रा भी दिखाएंगे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं हमारे। श्रीमती वर्षा चतुर्वेदी हमारी धर्मपत्नी है, ये भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। बैकवर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है हमारी एक इस शहर की पहला स्कूल था जो बिना बस्ते के, बिना किताबों के इसको चालू किया गया था। और जब चालू किया गया था तब लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि बिना किताबों के, बिना बस्ते के भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से किया गया। पिछले 1-1.5 साल से जरूर स्कूल बंद चल रहे थे, लेकिन अब चालू हो गए हैं और करीब 300-350 बच्चों का एक स्कूल है, जिसमें विशेष बात यह है कि पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित 16-17 जो स्टाफ है वो सब महिलाओं का है, कोई भी इसमें जेंट्स स्टाफ नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ में महिलाओं की जो केमिस्ट्री है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत अच्छी होती है और बिल्कुल घर की तरह वो बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो बच्चे भी बड़े मिस करते हैं, कई बच्चे तो संडे को भी चले आते हैं स्कूल, इतना उनको स्कूल इंटरेस्टिंग लगता है। और आज तो बहुत सारे स्कूल इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। श्री सुधीर शर्मा जी एक बहुत ही विलक्षण व्यक्ति हैं और हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य का विषय है कि वो हमारे साथ हैं। पर्यटन क्षेत्र के तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ही और आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति हैं। मूलतः एक NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो इटली में भी जिनका निवास है और पिछले करीब लॉकडाउन के कारण ये हमारा सौभाग्य जो हमारे साथ हैं। अदरवाइज भाई साहब के साथ 6 महीने से ज़्यादा कभी रुकना इंडिया में संभव नहीं होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे साथ है और उनका मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ रहता है। और नैतिक तौर पर जो सबसे अच्छी चीज़ है, आज भी वो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं और 3:30 बजे से उनकी दिनचर्या चालू होती है। और मतंगेश्वर की लाइव आरती आजकल आप देख रहे होंगे फेसबुक पेज पर, जो आप ही के सौजन्य से आती है। फेसबुक पेज पर मतंगेश्वर की लाइव आरती आप लॉग इन करिए, आपको रोज मिलेगी सुबह और शाम को 7 बजे और सुबह 5:30 बजे। तो आप ही के प्रयासों से ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत अच्छी मतलब कनेक्टिविटी है हर पॉलिटिकल सेक्टर में भी और दूसरे जीवन के जो दूसरे लोग हैं। धार्मिक क्षेत्र में अगर हमें किसी से मिलना होता है, किसी संत महात्मा से, तो बड़े आसानी से मुलाकात करा दी जाती है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी जो बड़े विलक्षण संत हैं, भाई साहब ने
इतनी अच्छी तरीके से मिलवाया कि मुझे लगा नहीं कि इतने बड़े संत से इतनी आसानी से मुलाकात हो सकती है, जिनके बारे में लोग बोलते थे कि संत उनसे मिलना बहुत बड़ी बात है, और उनका आशीर्वाद मिल जाना। उन्होंने जिस तरह से हमने सुना पूरी बात, मतलब लग नहीं रहा था कि विद्यासागर जी महाराज से इतनी सरल तरीके से मिल सकते जो भाई साहब ने मिलवाया। तो ये निश्चित तौर पर मेरे पूर्व जन्मों का प्रतिफल है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, वो वाली बात है, ईश्वर की कृपा है तो ऐसे व्यक्ति मिले और ये इस यात्रा में साझेदार है, भागीदार है, आगे बढ़े, ऐसे ही ईश्वर से विशेष प्रार्थना है। ये मेरी स्वयं की फोटो है, कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं है, तो आगे बढ़ाया जाए। ये हमारे प्रोडक्ट है, कुछ बेसिक प्रोडक्ट है। सेविंग अकाउंट है जो 4% तक का सेविंग अकाउंट है। इसमें एक पावर सेविंग अकाउंट भी हम लोग देते हैं जो 6% का है। इसमें एक्चुअली ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जो भी पब्लिक बैंक्स डिपॉजिट देते हैं उसमें हम +2% करके उस डिपॉजिट को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एक पावर सेविंग कॉन्सेप्ट बनाया गया 6% का। महत्वपूर्ण बात ये है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक तो खैर इसमें है नहीं, अभी प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक हैं वो इसको मिनिमम 1 लाख डिपॉजिट के ऊपर देते हैं। जैसे आप कोटक महिंद्रा में यदि खाता खुलवाएंगे तो आपको यही 6% 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर मिलेगा, जो हमारे यहाँ न्यूनतम 5,000 रुपए पर अवेलेबल है। तो एक तरह से इसको मैं कहूंगा कि ये ओपन एफडी है, आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं। और इसके साथ में एक चेकबुक फैसिलिटी भी हमने दी हुई है। आप लोकल में चेक किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो एक पे ऑर्डर की तरह वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हमने दी हुई है। और इसके अलावा SMS अलर्ट और नेट बैंकिंग फैसिलिटीज भी इसमें दी हुई है। हमारा जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो 10% तक की रेट का है, क्योंकि 7%, 7.5 जो बैंक दे रहे हैं उस पर +2% के रेशियो में दिया गया। और इसमें 0.5 सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए जोड़ा गया है, क्योंकि ये मान्यता रहती है कि बचत सबसे ज़्यादा या तो महिलाएं करती हैं और या फिर जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर रहती है, तो उनके लिए 1.5% का एडिशनल इसमें अरेंजमेंट किया गया है। 10% तक फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट जाता है। एक हमारा डेली डिपॉजिट है। बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स हैं वो दुकानदार हैं, किराने की दुकान चलाते हैं, या किसी को कोई फल का ठेला लगाता है, या दूसरे कोई छोटे कारोबार करते हैं, चाय के डिब्बे चलाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा इजी होता है कि वो 100 रुपये पर डे, 50 रुपये पर डे इस तरह से डिपॉजिट अपना कर सके। तो उनके लिए एक डेली डिपॉजिट स्कीम है जो पर डे वो जमा करते हैं, और इस तरह से वो 370 दिन की स्कीम होती है जो 37,000 रुपये जमा करते हैं और 38,340 रुपये उनको रिफंड होता है। तो 1,340 रुपये साल भर का उनको एक इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेट होकर मिल जाता है। तो बहुत सारे डिपॉजिटर हमारे जो छोटे छोटे कस्टमर हैं वो इसी तरह से जुड़े हुए हैं कि वो 100 रुपये दे देते हैं और 370 दिन में उनको पैसा वापस मिल जाता है, और उसके बाद वो अपने किसी भी व्यापार में या किसी भी रूप में उसको लगाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार एक MIS प्लान है ये, इसमें फिक्स डिपॉजिट भी है जैसे कि होता है, तो इसमें भी 10.75% तक है, 0.25% है, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा है रेट नेशनल बैंक से। रीज़न यही है कि जो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी एक रेट्स हैं उसमें 2% आप ज़्यादा कर सकते हो, तो उसी का एक एवरेज का फ़ायदा लेने के लिए कि हमारे जो मेंबर हैं उनको ये फ़ायदा मिले। और चूंकि ये एक तरह से कम्युनिटी बैंकिंग सर्विस है, आप उसको ऐसे समझें कि ये कम्युनिटी बैंकिंग है कि हम सब लोग कम्युनिटी के लोग आपस में मिलकर एक बैंक की स्थापना कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर रहे हैं जिसमें हम ही डिपॉजिटर हैं और हम ही लोन लेने वाले हैं। तो हमें लोन लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमने अपना एक संस्था बनाई हुई है, हम सब लोग इसके मेंबर भी हैं और सभी लोग इसमें से डिपॉजिट भी करते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो पैसा उनको मिल भी जाता है, और उसके बाद हम ही को जब कोई आवश्यकता बड़ी होती है तो हम ऋण भी अपनी संस्था से ले सकते हैं। तो ये एक तरह से इन हाउस बैंकिंग सर्विस जो है उन्हीं लोगों के लिए जो हमारे मेंबर हैं। एक MIS प्लान भी रखा गया है, मंथली इनकम स्कीम जिसको हम बोलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता ये रहती है कि उनको पर मंथ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो इसमें 1 लाख डिपॉजिट के ऊपर 833 रुपये महीने का एक MIS प्लान हम लोग इसमें चलाते हैं। कई लोग हैं जो इस तरह से प्लान को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि पर मंथ इनकम भी रहेगी और 5 साल बाद 10 साल बाद वो चाहें तो इसको मैच्योर भी करा सकते हैं, तो पूरा का पूरा उनको मैच्योरिटी भी मिलेगी। ये हमारा जो आज का जिसके लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं इसका ये विषय है। इस विषय के ऊपर हम इकट्ठे हुए हैं कि सबसे पहले
31 मार्च 2021 में जो हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है उसकी बैलेंस शीट को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसको हमें स्वीकार करना है और उस पर विचार करना है। इसी तरह से 31 मार्च 2021 की स्थिति में जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, लाभ हानि का विवरण, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और इसके अलावा अभी पिछले दिनों एक हमारे पुराने ऑडिटर थे श्री अमरीश तिवारी जी, वो अपने व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने काम करना मना कर दिया था, भोपाल के थे, तो एक दूसरे ऑडिटर उसकी जगह अपॉइंट किए गए श्री पंकज हिमथानी जी, जिन्होंने इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट को संपादित किया है। उनको अपॉइंट करने का भी प्रस्ताव इस मीटिंग में दिया जाएगा। और इसके अलावा और भी कोई विषय जो आपको लगता है कि आपकी सहमति से आना चाहिए, आप उन विषयों को भी इसमें उठा सकते हैं। इस तरह से ये विषय हमने बताया। अब हम बात करेंगे इस वर्ष की, जो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में हमने काम किया। हमारे यहाँ जैसे कि नेशनल बैंकों में हम अकाउंट होल्डर बनाते हैं, अकाउंट मेंटेन कराते हैं, हम यहाँ पर मेंबर बनाते हैं। मेंबर बनने के बाद वो कुछ भी कर सकता है, वो अकाउंट भी खोल सकता है, वो आरडी भी खोल सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी ले सकता है, लोन भी ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि वो अकाउंट खोले अपना, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए पहले हम उसको मेंबर बनाते हैं। मेंबर का मतलब है कि वो हमारे उद्देश्यों से सहमत हो। राह चलते किसी व्यक्ति को हम पकड़ के मेंबर नहीं बनाते, पहले हम उसको कन्विंस करेंगे, बताएंगे भाई हमारी संस्था के उद्देश्य हैं, हम इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से हम लोगों को जोड़ते हैं, और वो जब कन्विंस होता है तो हम उसको मेंबर बनाते हैं। तो ये पिछले बार टोटल अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में 323 मेंबर हमने ऐड किए हैं। कि थोड़ा कोरोना का प्रभाव रहा, क्योंकि इसके जस्ट पहले हम आपको कंप्यूटर स्टडी बताएंगे। 862 मेंबर हमने बनाए थे 19-20 में। ये रीजन केवल एक्सक्लूसिवली जो मैं आपको बता दूं, कोरोना के कारण कि लोगों तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल रहा। 323 मेंबर बने। यद्यपि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि बेयर मिनिमम आपको 200 मेंबर कंपलसरी बनाना चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर में। हमने 323 बना लिए हैं, तो उससे तो ऊपर ही है, लेकिन फिर भी हमारे अपने पैरामीटर में थोड़े कम रहे, लेकिन फिर भी आपके सामने इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ये आपको एक कंपैरेटिव चार्ट है आपके सामने, किस तरह से 2020 में फाइनेंशियल ईयर में हमने 862 मेंबर बनाए थे और अब 323 मेंबर हैं। तो ये परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा डाउन हुए हैं, लेकिन अब जैसे ये परिस्थितियाँ सुधरेंगी अगले 6 महीने में, तो फिर से तेजी से मेंबरशिप में काम होने वाला है और फिर नए लोगों तक हम पहुँचेंगे और उनको अपने सिस्टम में जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से देखिए डिपॉजिट और पेमेंट मैं आपको थोड़ा बता दूँ। इसमें जो ये हरा सा आपको ये दिख रहा है, ये डिपॉजिट से हमारे, और जो पीला सा लिया हुआ है ये हमारे पेमेंट से। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी हम लोग कोई केवल डिपॉजिट टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वी आर नॉट डिपॉजिट टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कई लोगों के बारे में रहता है कि वो डिपॉजिट ले लेते हैं फिर उसके बाद रिफंड नहीं होता, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। हम डिपॉजिट भी लेते हैं और जैसे उसकी पेमेंट आती है उसको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करके वो जहाँ चाहे वो अपने खुद के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर ले सकता है, या वो हमारे यहाँ से आके भी अपना पेमेंट ले सकता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है डिपॉजिट और पेमेंट की। इस साल थोड़ा पेमेंट हमने ज़्यादा किए हैं कोरोना के कारण, क्योंकि कई लोग बेचारे जो परेशान थे तो उनको पेमेंट्स टाइमली मिले। इस बात की पूरी मतलब उससे व्यवस्था की गई कि किसी का पेमेंट एक सिंगल डे भी डिफर ना हो। इतने कठिन समय में भी पेमेंट हमारा सिंगल डे भी डिफर नहीं हुआ, यानी आज अगर आपकी मैच्योरिटी है तो आज ही आपके सेविंग अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद आप आज ही आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। अब आपसे ही इच्छा है आप उसको किस खाते में लेना चाहते हैं। यदि आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में आके आप ले लीजिए, या आप चाहते हैं कि आपके किसी नेशनल बैंक खाते में उसको ट्रांसफर देना है तो उस खाते में भी आपको ट्रांसफर मैंने अपने तरफ से पूरा करवाया। कोई भी सिंगल कस्टमर भी नहीं कह सकता उसका पेमेंट एक सिंगल डे में डिफर हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए नहीं है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बात करें, इसलिए जो माहौल इस समय था उसको देखते हुए इसमें जरा हम बताना चाहेंगे आपको। अप्रैल में अगर हम देखें तो इसमें करीब 38,31,971 ये हमारा इतना डिपॉजिट आया अप्रैल में, अप्रैल 2020 में, और 35,60,481 रुपए का हमने इसमें पेमेंट भी किया। मई में ऑलमोस्ट पेमेंट और डिपॉजिट बराबर रहे,
54,370 रुपए के हमारे पास डिपॉजिट आए और 55,27,944 रुपए के पेमेंट भी हमने किए हैं। अब ये जो डिपॉजिट आते हैं, ये डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में भी आते हैं, फिक्स डिपॉजिट में भी आते हैं, आरडी में भी आते हैं, डेली डिपॉजिट में भी आते हैं और जो मंथली इनकम प्लान है उसमें भी ये डिपॉजिट आते हैं। जून में डिपॉजिट हमारे थोड़े बढ़े, 90,79,421 पहुंच गए और इसके अलावा पेमेंट हमारा 79,86,818 रुपए का हुआ। जुलाई में 68,09,007 रुपए का डिपॉजिट आया और 62,37,357 रुपए के हमने पेमेंट भी किए हैं। अगस्त में 67,04,880 रुपए का पेमेंट हमारे पास डिपॉजिट आया और 60,90,405 रुपए का हमने पेमेंट भी किया है। सितंबर में जाके 82,98,420 ये डिपॉजिट आए हैं और 73,48,777 रुपए का हमने पेमेंट के साथ में निपटाया है। अक्टूबर में 90,66,244 रुपए का डिपॉजिट हमारे पास आया और 70,97,384 रुपए का पेमेंट हमने किया। नवंबर में ये डिपॉजिट बढ़ा 1,19,02,562 ये हमारा डिपॉजिट आया। वहीं 93,04,122 रुपए का पेमेंट भी हमने निपटाया है। दिसंबर में थोड़ा कोरोना जब हल्का सा स्लाइटली बढ़ रहा था तो 74,21,041 रुपए के डिपॉजिट आए, लेकिन पेमेंट हमारा बढ़ा थोड़ा सा 78,96,342 रुपए का पेमेंट हमने लोगों का किया। जनवरी में 69,62,853 रुपए का हमारा डिपॉजिट हुआ और 62,40,398 रुपए का हमने पेमेंट भी किया है। फरवरी में फिर से डिपॉजिट बढ़े 1,59,05,114 रुपए के हमारे डिपॉजिट रहे और पेमेंट हमने 91,46,848 रुपए के पेमेंट भी किए। मार्च 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। ये वो समय था जब कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा था। पेमेंट हमारे बढ़े 1,43,04,733 रुपए का पेमेंट हमने किया और 97,43,239 रुपए के पेमेंट हमने लिए भी हैं। यानी ये डिपॉजिट आए हैं और पेमेंट हमारा 1 करोड़ के ऊपर रहा। तो इस तरह से टोटल अगर हम बात करें, टोटल हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 9,42,59,122 रुपए का रहा। टोटल डिपॉजिट हमारे पास पूरे साल में आया। ये समय बहुत कठिन था, लेकिन हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की और लोगों के बीच जैसे भी जाते हुए बना, लोगों के बीच गए, लोगों को समझाया और डिपॉजिट किया और साथ में उनकी आशाओं पर भी खरे उतरे। 8,68,71,410 रुपए का पेमेंट भी हमने ऑफिशियली निपटाया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समय को बार बार मैं आपको आगाह करूंगा कि समय को थोड़ा हमें देखना है। डिपॉजिट वाइज यदि हम बात करें तो पिछले साल के, यदि हम अगर 2020 की बात करें, 2019 में हमारे पास 4,53,07,03,83 रुपए का डिपॉजिट था, जो 2020 में बढ़ के 8,91,35,457 रुपए हो गया और 2021 में ये बढ़ के 9,42,59,122। यानी ये डिपॉजिट जो है हमारा बढ़ा है 51,23,665 रुपए से। ये हमने प्लस अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इतना 51,23,665 रुपए ऐड हुआ है। पेमेंट वाइज यदि हम बात करें तो 2019 में हमने 2,96,29,345 रुपए का पेमेंट किया। 2020 में ये बढ़ के 7,54,22,188 रुपए हुआ और 2021 में ये बढ़ के 8,68,71,610 रुपए का पेमेंट किया। यानी पेमेंट में जो हमारी ग्रोथ रही है वो 1,14,49,422 रुपए की ग्रोथ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों चीजें उस लेवल पर हैं कि लोगों की आशाएं हमसे जुड़ी रहें, लोग विश्वास बढ़ाते रहें। इसी दौरान अगर हम लोन पे जाते हैं, जो कि हमारा एकमात्र इन्वेस्टमेंट का तरीका है, लोग अक्सर पूछते हैं कि आप पैसे को कैसे रिटर्न करोगे। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बैंकिंग प्रोसीजर में हम काम करते हैं तो हमारे पास केवल एक और एक ही तरीका है, लोन देना। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम कोई बॉडी कॉर्पोरेट की तरह कोई एसेट क्रिएट नहीं कर सकते,
कोई लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते, कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। केवल और केवल हम अपने मेंबर्स को ऋण देकर ही उसको कवर करते हैं और ऋण देने में बहुत सावधानी बरती जाती है। जैसे कि हमारे पाठक जी बोल रहे थे एनपीए नहीं है, एनपीए उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में बैंकों में होते हैं। हमारे यहाँ कुछ पिछले करीब अगर हम 1 या 1.5 साल की बात करें तो कुछ डिपॉजिट ऐसे हैं जो स्लो परफॉर्म हो गए, यानी वो उस टाइम पर हमें पैसा मिलना था लेकिन उनके घर में बीमारी आ गई या वो खुद परेशान हो गए या जो भी रीजन रहे। जैसे मोस्टली क्या हुआ, हमने जो लोन दिए हैं वो ई रिक्शा सेगमेंट में दिए हैं। आज शहर में जो ई रिक्शा आप चलते हुए देख रहे हो 90% ई रिक्शा हमने फाइनेंस की है। बड़ा आसान लोन होता है, 1,10,000 रुपए का एक लोन हम उसको देते हैं और 18 महीने में वो रिफंड होता है। तो प्रॉब्लम वहां पे आती है कि जब लॉकडाउन हो गया और रिक्शा चलना बंद, अब वो बेचारा कहां से पेमेंट करे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, वो 3 महीने का मॉरेटोरियम आ जाता है। तो वो जो लोन है वो स्लो परफॉर्म करने लगता है, उसको जो एक्चुअली हर महीने जो इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। उसमें भी हमने ये प्रयास किया था, एक प्रयास ये हुआ था कि जिनको हम लोन देते हैं उनसे मिनिमम 10 या 15,000 रुपए का एफडी करा देते हैं सिक्योरिटी के तौर पर कि भाई ये 10-15,000 रुपए की एफडी आपको करनी पड़ेगी। तो जब हमने देखा कि वो स्थिति बन रही है कि 3 महीने का लॉकडाउन आ गया, रिक्शा वाले वो नहीं, और दूसरी चीज लॉकडाउन खुल भी गया तो लोग रिक्शे में बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर आदमी को लग रहा है कि इसको छू लेंगे, हो सकता है कोरोना बैठ गया हो। छूना बड़ा मुश्किल हो गया था, लोग रिक्शे में नहीं बैठते थे, डर, आज भी बहुत ज्यादा डर रहता है। लोग अपने पर्सनल व्हीकल से चलना पसंद करते हैं। आज भी बसों में वही लोग यात्रा कर रहे हैं जो बहुत ही मतलब जिनके पास साधन नहीं है वही बसों में जाते हैं, नहीं तो लोग अपनी कारों से जाते हैं। सैनिटाइजेशन मतलब कहना चाहिए कि इस बीमारी ने हमें मानसिक तौर पर इतना परेशान कर दिया है कि हर समय डर लगता है कि कभी कोई कहीं किसी पिछली गली से कोरोना घुस न जाए। ये साइकोलॉजिकल जो एक ट्रेंड रहा उसका मैं हवाला दे रहा हूँ। तो इस दौरान हमने कोशिश पूरी की है और बैलेंस को बनाया भी है। अप्रैल में 8,19,198 रुपए के लोन हुए थे और ये हमारा रिपेमेंट है। लोन हुआ था हमारा 5,10,000 और रिपेमेंट आया था 8,19,198 का। मई में ये अमाउंट थोड़ा बढ़ा और हमने जो लोन दिया 11,25,000 के लोन दिए और इस दौरान हमने जो रिकवरी की है वो 11,68,880 रुपये की रिकवरी है। जून में लोन हमने थोड़ा बढ़ाया था, जून 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, और ये करीब 30,57,000 रुपये के लोन हमने दिए थे और उसके अगेंस्ट में 18,13,112 रुपये का रीपेमेंट भी वसूल किया था। जुलाई में 19,30,000 रुपये का लोन अमाउंट था और रीपेमेंट हमारा 12,14,845 रुपये का था। अगस्त में ये लोन अमाउंट हमारा थोड़ा कम हुआ, 10,65,000 करीब रहा और रीपेमेंट हमारा बढ़ा 14,23,788 रुपये, यानी ये रीपेमेंट वो पैसा है जो हमने लोगों से वसूल किया है। सितंबर में फिर से लोन बढ़ाया और 18,40,000 रुपये का लोन दिया और 15,72,308 रुपये हमने इस पर रिकवरी भी की है। अक्टूबर में लोन अमाउंट हमारा 12,40,000 रहा और पेमेंट हमने रीपेमेंट जो हमारा हुआ है वो 13,71,295 का रहा है। नवंबर में फिर लोन बढ़ाया था थोड़ा और 29,25,000 रुपये के लोन दिए थे और 16,31,471 रुपये का हमारा रीपेमेंट भी आया। दिसंबर में हमने फिर से लोन थोड़ा कम किया, 17,40,000 रुपये का लोन बांटा और 16,23,733 रुपये का हमारा रीपेमेंट किया गया। इसके बाद जनवरी में हम बात करें तो 11,20,000 रुपये का लोन हमने लोन अमाउंट बांटा है और 19,71,025 रुपये का रीपेमेंट हमने वसूल किया है। फरवरी में ये बढ़ के 30,10,000 रुपये हो गया था हमारा लोन। हमने लोगों को 30,10,000 रुपये का लोन बांटा और 21,20,497 रुपये हमारी रिसीविंग आई है। मार्च में 13,40,000 रुपये का लोन बांट पाए केवल और इसके बाद 20,93,303 रुपये हमने रिसीविंग करी। ये रीज़न ये था मार्च में कि उसके पिछली मार्च में हमने 30 लाख के करीब लोन बांटा था। मार्च 2019 में 30 लाख रुपए का लोन बांटा था और अनफॉर्चुनेटली ये 2020 में बात करें, मार्च 2020 में अनफॉर्चुनेटली तुरंत 21 मार्च से लॉकडाउन चालू हो गया तो एकदम स्लम्प ये आया कि जो लोन हमने मार्च में दिए उनकी रिकवरी अप्रैल में नहीं हो पाई। इसलिए इस बार मार्च में बहुत संभल के ये डर लग रहा था कि कोरोना किसी न किसी रूप में रिवर्ट होगा और हमारी आशंका भी सही निकली। अप्रैल से आपको बता दें शहर में जो मौत का तांडव सभी ने देखा
अप्रैल और मई, ये 2 महीने बड़े कठिन समय थे हमारे जीवन के। इस तरह से यदि हम बात करें तो पूरे सत्र में 2,90,02,000 रुपए के लोन हमने बांटे और 1,88,23,726 रुपए का हमने कलेक्ट किया है। टोटल हमारे पास जो कलेक्शन आया है, टोटल अगर हम केस पर्टिकुलर केस टू केस की बात करें तो 2019 में 63 केस किए थे, शुरुआत थी हमारी इस तरह से। 2020 में ये बढ़ के 199 हो गए और 2021 में थोड़ा कम हुआ, 170 केस करीब हमने किए हैं। अमाउंट वाइज यदि हम बात करें कि टोटल अमाउंट इसमें कितना डिस्बर्स रहा तो 2019 में 78,65,00,000 रुपए का लोन हुआ। 2020 में 2,28,10,000 रुपए का लोन हुआ और 2021 में 2,90,02,000 रुपए का लोन हमने बांटा है। रिकवरी लेकिन इस दौरान हमने पूरा प्रयास किया कि कोरोना जरूर आया, लेकिन हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत से, बहुत बहादुरी से और पूरी सुरक्षा के साथ, ये पूरा सुरक्षा के साथ रहा कि हम पूरी तरह से सुरक्षित भी रहें और हमारी रिकवरी भी प्रभावित ना हो, क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हर हालत में मेंटेन करना है। जब कोई इन्वेस्टर की मैच्योरिटी होती है उसको ये एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता कि सब कोरोना के कारण हम आपका पेमेंट डिले कर रहे हैं। कोई भी पेमेंट है उसको टाइमली मिले, इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया और इसीलिए रिकवरी में आप देखेंगे तो आपको एक बहुत सुखद परिवर्तन दिखेगा कि ये लगातार हमारी बढ़ रही है। 44,32,652 रुपए की रिकवरी 2019 में हुई थी, जो 2020 में बढ़ के 1,21,93,846 हो गई और पिछले वर्ष 1,88,23,726। इस तरह से 66,29,880 रुपए पिछले फाइनेंशियल ईयर से हम ज़्यादा हमने रिकवरी की। और इस बार का मैं आपको बता दूं, अभी 30 सितंबर यानी इस सत्र का करीब 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो अभी 1,06,00,000 रुपए की एब्स्ट्रैक्ट रिकवरी हम कर चुके हैं, यानी ये जाके 2 करोड़ के ऊपर जाने वाले। तो ये कंटिन्यू इस पर एक ग्रोथ चल रही है, क्योंकि रिकवरी का सीधा संबंध प्रॉफिट से होता है। उसमें इंटरेस्ट जो हमारी इनकम होती है वो हम जितनी बढ़ा देंगे उतने अच्छा डिपॉजिट हम जो है लोगों को दे पाएंगे, उतने अच्छे रिटर्न दे पाएंगे और उतने अच्छा हम अपने लोगों को लाभांश दे पाएंगे। तो ये टारगेट रखा है। अनजाने में पिछली बार जब कोरोना नहीं आया था तो ये विचार था कि हमें अगले सत्र में इसको अगले 21-22 में हम पहला लाभांश अपना घोषित करेंगे और उम्मीद है कि आप सब लोगों का विश्वास रहा। इसी मंच से अगले वर्ष लाभांश की घोषणा भी की जाएगी। ये पहला अवसर होगा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। तो इस तरह से 66,29,880 रुपए का जो ग्रोथ है, ये एब्स्ट्रैक्ट ग्रोथ है। अब एक कंपैरेटिव स्टडी में आपको बताना चाहूंगा कि ये पिछले अप्रैल 2020 में से सितंबर 2020 में और अप्रैल 21 में सितंबर 2021 में, यानी ये जो 6 महीने रहे और वो जो 6 महीने थे उनमें क्या परिवर्तन रहा, क्या चेंज रहा, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। 2020 में इस समय तक हमने 149 लोन कर दिए थे, मेंबर बना लिए थे 149, जो अभी 90 हैं। ये रीजन केवल यही है कि थोड़ा सा काम धीमा हुआ, लेकिन अब ये इस अगले 6 महीने में अगर ये सारा कुछ ठीक रहा, इस महीने और अगले महीने हम सब लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कोरोना की 3rd फेज जो है वो आ रही है तो किस तरह से आ रही है, या नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तो बहुत तेजी से काम इस पर चल रहा है और ये मान के चलिए कि हम पिछले साल का जो 323 मेंबर्स का रिकॉर्ड है वो निश्चित तौर पर तोड़ के आपको बताएंगे। तो ये टोटल अभी 90 मेंबर ही हमने बनाए हैं इस साल। इसके बाद लोन अप्रूव की बात करें तो लोन में थोड़ा अंतर कम है। अभी हमने 60 लोन इस सत्र में अप्रूव किए हैं और उस समय 66 किए थे, तो 6 कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर ही है। इसके बाद अगर अमाउंट की बात करें तो 2020 में 95,27,000 रुपए का अमाउंट हमने डिस्पर्स किया था और अभी 77,56,500 रुपए का, जो अभी करीब 80 लाख के आसपास हो गया है। अगर हम कल तक के फिगर की बात करें, ये 27 तारीख तक के फिगर है, तो 2 दिन में और भी 2-3 लाख रुपए का लोन डिस्पर्स हुआ, तो 80 लाख करीब लोन हमने बांटा है। रिकवरी की यदि हम बात करें तो यहाँ ये अंतर आपको दिखेगा। 2020 में इसी छमाही में हमने 80,12,400 रुपए की रिकवरी की थी
और अब ये 1,04,67,247 रुपए की रिकवरी है, यानी 24 लाख रुपए की एब्स्ट्रैक्ट रिकवरी प्लस आपके सामने ये परिलक्षित है। ये इंपॉर्टेंट है और यही चीज आगे अगले 6 महीने में ट्रांसलेट होगी तो ये निश्चित तौर पर 2 करोड़ के ऊपर जाएगा। ये हमारी बैलेंस शीट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग इसमें हेड बताए गए हैं, जैसे कि जो हमारा शेयर होल्डर्स का 31 मार्च की डेट में जो शेयर कैपिटल था वो 99,21,500 रुपये था, जबकि पिछले साल 87,96,100 था। करंट लाइबिलिटीज और ये जो कॉमर्स वाले लोग हैं सर बैठे हुए हैं, बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारी 1,60,42,843 रुपये की थी, यानी जो हमने लोगों से डिपॉजिट लिए थे, जबकि पिछले साल ये 1,10,00,000 थे। अगर हम एसेट्स की बात करें तो ये हमारे एसेट्स जो है टोटल 3,24,51,826 रुपये के थे, जब पिछले साल 2,42,00,000 थे। और इस तरह से ये टोटल इस बार जो हमारा एसेट्स है हमारे पास वो 3,93,81,760, यानी ये 3,93,81,760 रुपये वो हैं जो हमारा मार्केट में लोन 31 मार्च 2020 की स्थिति में पड़ा हुआ है, यानी जिस पर रिकवरी अभी चल रही है, ये लोन अभी पूरा नहीं आया है। और अब ये साल का 1 करोड़, इस साल करीब 70-80 लाख रुपए करीब हम दे चुके हैं, तो ये करीब 4.5 लाख की 4,73,000 के आसपास आज की डेट में हमारा लोन मार्केट में चल रहा है जो परफॉर्म कर रहा है। कभी कभी कुछ लोन किसी कारण से थोड़ा धीमे हो जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली हर लोन के ऊपर हमारी निगाह रहती है। और 1-2 केसेस में थोड़ा सा हमें माननीय न्यायालय का सहारा भी लेना पड़ा, केवल उनकी तरफ से एक रिमाइंडर पर हमने दिलवाया और वो लोन हमारे पास आ गया। तो बहुत ज़्यादा परेशानी उस लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत सक्षम लीगल एडवाइज़र श्री शिव प्रताप सिंह जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कंटिन्यूसली हमें मार्गदर्शन देते हैं इस विषय के ऊपर, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पर आता है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। लास्ट ईयर यदि हम बात करें तो ये डेफिसिट शो कर रहा था 30,53,114 रुपये का। रीज़न ये था कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है तो खर्चे उसके पहले दिन से चालू हो जाते हैं, लेकिन डिपॉजिट्स आना, डिपॉजिट्स को लोन पर जाना, लोन से रिकवरी आना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा डेफिसिट शुरुआत में पड़ता है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 5 साल में अगर सही तरीके से चलता है तो वो प्रॉफिट मेकिंग बन जाता है। और ये हमारा चौथा साल है। हमारा जो डेफिसिट है वो इस साल मात्र 7,30,810 रुपये का रह गया है। ये निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि इस अगले सत्र में हम प्रॉफिट में आएंगे, और प्रॉफिट में आएंगे और डिविडेंड की जो बात मैंने की है वो निश्चित तौर पर फलीभूत होगी, क्योंकि ग्रेजुअली उस ब्रिज को हम पाटते जा रहे हैं। यानी अगर हम बात करें पिछले साल के मुकाबले तो करीब 23 लाख रुपए हमने उसमें ऐड किया, यानी वो एक तरह से देखा जाए अगर हम इसमें अगर हम डेफिसिट की बात करें या लॉस की बात करें तो ये इस लेवल पर होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन कैश होती हैं, जैसे कि हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ती है डिपॉजिट्स में। अगर हम प्रोविजनिंग ना करें तो ये हम प्रॉफिट में है। आज की डेट मैं आपको क्लियर बता दूँ, आज भी प्रॉफिट में है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन क्योंकि प्रोविजनिंग इसलिए करना पड़ता है कि कभी कभी प्री मैच्योरिटीज हमें देनी पड़ती है, और प्री मैच्योरिटीज के लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है। कभी तो अचानक आ जाता है कि साहब मेरी एफडी 5 साल की थी, मुझे अचानक जरूरत पड़ गई, 1.5 साल हुआ है, मेरे एफडी तोड़ दो, तो उस समय उसके लिए हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए। उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा रखना पड़ता है, डिपॉजिट का करीब 10%। इसके अलावा बहुत सारा पैसा ऐसा है जो नॉर्म्स के लिए हमें बैंकों में रखना पड़ता है। जैसे आज मान लीजिए हमारा करीब 42 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, जो हम यूज नहीं करते, केवल कैश रिजर्व के तौर पर स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रखा हुआ है। जो गवर्नमेंट कहती है कि आपको कैश रिजर्व इतना मेंटेन करना पड़ेगा, और जैसे हमारे डिपॉजिट बढ़ेंगे उसका 10% हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे अभी नेक्स्ट जैसे हमारी अभी अक्टूबर में फिर से ऑडिट होगी 6 महीने की, तो फिर हमें ये डिपॉजिट बढ़ाना पड़ेगा और ये जाके फिक्स हो जाएगा। तो ये कुछ सारा पैसा इस तरह से रखना पड़ता है हमारे पास। सेविंग अकाउंट हम चलाते हैं, अगर 1 करोड़ का डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो 10 लाख रुपए हाथ जेब में हमें रखना पड़ता है। जैसे करीब 50 से 60 लाख रुपए ऐसा रहता है जो हमारा परफॉर्म ही नहीं कर पाता, जो केवल पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए रखना पड़ता है कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि साहब आज नहीं है, वो हमारा जब कल लोन लौटेगा परसों हम आपका पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता। बैंकिंग सिस्टम लाइव होता है, आप आज खाता खोलिए, कल आपको पैसा चाहिए, कल आपको पैसा मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे जो कैश रहता है वो इस तरह से चला जाता है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पर आता है।
बट इस लेवल पर हम ये बात करें तो निश्चित तौर पर आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको लिया जा रहा है। इसके अलावा यदि कोई आपके मन में कोई संदेह हो या कोई सलाह हो तो निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दें ताकि और अच्छे तरीके से इसको हम डेवलप कर सकें, क्योंकि आगे एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हम आप सब लोगों के सामने रखने वाले हैं। अगले सत्र में सब कुछ ठीक रहा तो बुंदेलखंड क्षेत्र की पहली NBFC, जिसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहते हैं, ये केवल और केवल लोन गिविंग कंपनी होती है और मिनिमम 2 करोड़ नेट ओन फंड से इसको स्टार्ट करने की योजना है। और ईश्वर ने चाहा तो अगले सत्र में इसकी घोषणा भी आपके सभी को बुलाकर की जाएगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आगे का एक पहली योजना है, एक स्वप्न है। मैं बहुत छोटे से मेरे फादर को बैंक में जाके देखा करता था और अवचेतन मन में ऐसे ही जैसे बच्चे होते हैं ऐसे ही मन में आया मेरा भी कभी बैंक होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता था बैंक होता क्या है, लेकिन बच्चे होते ना बोले साहब भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊँ, यानी बच्चे चंद्रमा की जो है लालच कर लेते कि चंद्रमा की खिलौना के तौर पर मिल जाए। तो ऐसे मैंने भी एक दिन सोच लिया कि चलो कभी मेरा बैंक होगा, लेकिन ईश्वर ने चाहा हमारे स्तर पर आए कि ये ऑर्गेनाइजेशन बना, ये बैंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और आगे जाकर एक स्वप्न ही है। आप सभी लोगों का विश्वास, ईश्वर की महान अनुकंपा रही तो बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला खुद का अपना बैंक बनाने की योजना है, जिसमें बहुत सारा कैपिटल भी लगेगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर नियत साफ है, आपका संकल्प शुद्ध है तो संकल्प से सिद्धि होती है। कोई शक नहीं, मेरे मार्केट में देखा है, मैंने जब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोली थी मात्र 5 लाख रुपए की कैपिटल से इस कंपनी को खोला था। आज 1 करोड़ के ऊपर डिपॉजिट्स, 1 करोड़ के ऊपर हमारी शेयर कैपिटल है। तो 20 टाइम्स हमने इसको ग्रो किया है और विद इन स्पैन ऑफ 4 इयर्स। तो कोई रीजन नहीं है, आप सोचे तो ये बैलेंस शीट आपके सामने है, आप जब चाहें इसको अपने के लिए ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई शंका हो तो उससे पूछा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक के हर आदमी को अधिकार है, जो भी हमारा अंशधारक है, जो भी हमारा मेंबर है, कि वो इस कंपनी को जाने और अच्छा लगता है तो उससे वकालत करे। तो यदि ये सारी चीज़ें जो इसमें हैं आपको अच्छी लगी हो तो मैं चाहता हूँ कि हाथ उठाकर सभी लोग एक बार इस रिपोर्ट का अनुमोदन करें। इसकी फोटो ले लीजिए प्लीज, फोटो जी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद सर का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, एक गुरु के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर। ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी और एक इसमें एक चीज़ और थी, हमारे ऑडिटर इस बार चेंज हुए हैं, पंकज हिमथानी एंड एसोसिएट्स, उनकी नियुक्ति उन्होंने इस रिपोर्ट को बड़े रिकॉर्ड समय में तैयार किया था, क्योंकि जो हमारे पुराने ऑडिटर थे वो कोरोना संक्रमित हो गए थे, भोपाल में थे, तो वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट कर पाए। तो जनवरी में उन्होंने हमारे इस काम को लिया और 3 महीने में कंप्लीट करके मुझे अप्रैल या मई में उन्होंने पूरी रिपोर्ट कंप्लीट कर दी। तो मैं चाहता हूं कि उनकी नियुक्ति को भी आप अनुशंसित करें। श्री पंकज हिमथानी एंड एसोसिएट उनकी रिपोर्ट है, सभी लोग आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।